Hello guys and welcome to Go Prep. I am Nidhi Kehel, your physics faculty at Go Prep. So guys, आज हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे GTSC एग्जाम का स्लॉट सेकंड का डिस्कशन. आई होप कि आप सबने एग्जाम दिया होगा एंड आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे. अब टाइम है डिस्कशन का. सो बेसिकली मैं आपकी फिजिक्स के टीचर हूँ, तो फिजिक्स के साथ ही स्टार्ट करते हैं आज स्लॉट 2 का डिस्कशन. तो देखते हैं कि आप लोगों ने कैसे कैसे क्वेश्चंस किए और सही किए नहीं किए. ओके, सो देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन आपके पास ये आया था, वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट 0.5 लॉन्गर इट्स रेजिस्टेंस विल. देखिए आपके पास एक वायर था, ठीक है, यू हैव अ वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 होगा, लेंथ उसकी L1 होगी. ये मैंने अज्यूम किया. इसका रेजिस्टेंस मेरे पास दिया हुआ है R रो L1 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास A1. ठीक है, ये मेरे पास इसका रेजिस्टेंस था. अब इस वायर को आपने स्ट्रेच कर दिया और आपने जैसे इसको स्ट्रेच किया तो आपने देखा होगा कि लेंथ कितनी हो गई. कितना स्ट्रेच किया, पहले तो क्वेश्चन में बताया 0.5 लॉन्गर. अब आपको पता है कि जब उसी वायर को मैंने स्ट्रेच किया तो उसका एरिया तो क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा पहले के कंपैरिजन में. ठीक है, कितना कम हुआ वो मुझे नहीं पता, वो मैं फाइंड आउट करूंगी, पर कम हो गया होगा, लेंथ बढ़ गई होगी. एक चीज जो उसमें कांस्टेंट रहती है वो क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं. पहले आंसर देख लेते हैं. इसका करेक्ट आंसर था ए. कैसे था देखते हैं. देखिए जब आपने वायर को स्ट्रेच किया तो दोनों केस में ना वॉल्यूम सेम रहेगी, क्योंकि वायर तो वही रहेगा ना आपके पास. तो वॉल्यूम दोनों ही केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी. लाइक बिफोर स्ट्रेचिंग, आफ्टर स्ट्रेचिंग, इट लेंथ एंड एरिया कैन ऑल्टर बट इसकी वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगी ना. तो पहले वाले के लिए लाइक बिफोर स्ट्रेचिंग मैंने वॉल्यूम ली A1 L1, आफ्टर स्ट्रेचिंग ली मैंने A2 L2. ठीक है, अब A1 मुझे पता है कि A1 है, L1 मेरे पास L1 है, A2 मुझे नहीं पता कि आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या हो गया, पर मुझे L2 पता है कि जब मैंने वायर को स्ट्रेच किया तो मेरे पास L2 क्या हो गया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि कितना मैंने स्ट्रेच किया, 0.5% किया है. तो अब L2 को यहाँ पे पुट करते हैं. L1 प्लस 0.5 अपॉन 100, ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गई स्ट्रेच करने के बाद की लेंथ L2. मैंने इसको यहाँ पे पुट किया. अब L1 से L1 मेरा कॉमन है, यहाँ से हट जाएगा. तो मेरे पास A2 की वैल्यू यानी कि एरिया आफ्टर स्ट्रेचिंग उस वायर का क्या हो गया, वो मेरे पास आ गया. कितना, A1 अपॉन 1 प्लस 0.5 अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना, A2. ये मैंने यहाँ से अपना एरिया निकाल लिया कि जब स्ट्रेच करने के बाद मेरे पास एरिया कितना बचा. अब जैसे मुझे पता था कि R1 रेजिस्टेंस के लिए लाइक बिफोर स्ट्रेचिंग मेरे पास जो R1 रेजिस्टेंस था वो था रो L1 अपॉन A1, दैट इज योर रेजिस्टिविटी. अब वायर तो सेम ही है तो रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी. तो R2 की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, रो सेम रेजिस्टिविटी L2 अपॉन A2. अब मेरे पास L2 भी है A2 भी है, तो मैं अपना R2 रेजिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. R2 इक्वल्स टू रो, क्योंकि रेजिस्टिविटी सेम है. L2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, L1 1 अपॉन 0.5 अपॉन 100 अपॉन में आ जाएगा मेरे पास A2 A1 1 प्लस 0.5 अपॉन 100. अब आप देखो गाइस, रो L1 A1 तो मेरे पास R1 की वैल्यू है, तो इसको सिंपली जो मेरे पास पुट हो गया था उसको इजीली पुट कर देते हैं. तो ये मेरा पास बना R1, इसको मैं नीचे लेके आई तो इट विल बिकम R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू 1 प्लस 0.5 अपॉन 100 का स्क्वायर. ये मेरे पास आ गया. ठीक है, अब देखिए गाइस, ये मेरे पास आ तो गया है. अब इसके बाद आगे कैसे सॉल्व करेंगे. अब मुझे पता है कि ये मेरे पास R2 बाई R1 आ चुका है. ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल का यूज करूंगी. इसके ऊपर बाइनोमियल को लगाएंगे. बाइनोमियल अप्लाई करने के बाद मेरे पास आएगा R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू 1 प्लस कितना, 2 इंटू 0.5 अपॉन 100. ये मेरे पास बाइनोमियल सॉल्व करने के बाद आया. इसको मैं लिख सकती हूँ R2 बाई R1 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना, सॉल्व कर लेते हैं 1 अपॉन 100. चेंज इन परसेंटेज का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, R2 बाई R1 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास 100. बेसिकली क्या है, चेंज इन परसेंटेज का निकालने के लिए फाइनल अपॉन फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू माइनस 1 इंटू 100%. ठीक है, अब मेरे पास ये तो ऑलरेडी गिवन है, मैंने यहां से निकाल लिया. तो सिंपली वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन 100 इंटू 100%. 100 से 100 हमारा गया तो कितना बचा, 1%. तो यानी कि जो रेजिस्टेंस है मेरे पास वो कितना बनेगा, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 1%. तो ये मेरे पास क्वेश्चन था. आई होप कि आप लोगों ने सही किया होगा. इजी क्वेश्चन था, राइट. चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ मेरे पास. आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए. देखिए ये क्वेश्चन में को आगे बढ़ने से पहले हम कुछ डायरेक्शंस को देख लेते हैं कि मेरे पास डायरेक्शंस क्या होती है.
नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ वायर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दैट मीन्स नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आपका जो करंट था वो फ्लो कर रहा है। What will be the direction of magnetic field? You have to tell the direction of magnetic field due to this wire. इस वायर की वजह से जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी थी वर्टिकली बिलो द वायर। देखिए, आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप बताइए वर्टिकली अबव द वायर, या आपसे बोल दिया वर्टिकली बिलो द वायर। अब आपको यहाँ पे ना हमारे पास कुछ ही रूल्स है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और मेरे पास राइट हैंड थंब रूल। आपके ऊपर आप कौन सा यूज करना चाहते हो, तो हम कौन सा यूज करेंगे गाइस, हम यहाँ पे यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। Basically you have to place your thumb in the direction of current, then your finger will give the direction of magnetic field and circle finger will give the direction of magnetic field। तो नॉर्थ से साउथ में जैसे आप अपना राइट हैंड का थंब रखते हो, एंड सर्कल फिंगर जो आती है वो कैसे जाती है, लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स वेस्ट टू ईस्ट। तो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन था इसका सी, वेस्ट टू ईस्ट, वर्टिकली बिलो द वायर। मेरे पास क्या डायरेक्शन है, वेस्ट टू ईस्ट है। तो ये मेरे पास बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो, इस क्वेश्चन की ना आपको लैंग्वेज में नहीं फंसना, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हमने लाइट चैप्टर के अंदर अपने केसेस पढ़े हैं कि हमारे पास कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर में कहाँ कहाँ इमेज बनती है और कॉन्वेक्स में कहाँ कहाँ इमेज बनती है, वो हमें केसेस क्लियर होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन हम इजिली सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है पहले तो ये देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट इनिशियली 15 सेंटीमीटर पे है, पहले से 15 सेंटीमीटर पे थी किसी कॉन्वेक्स मिरर से। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर से 15 सेंटीमीटर भी थी, उसके बाद वो आपकी मूव करने लगती है विद वेलोसिटी 0.5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। आपको इमेज के बारे में बताना था कि इमेज कैसी होगी, क्या क्या चेंज होगा इमेज में, या कौन सा ऑप्शन आपकी इमेज को सेटिस्फाई करता है। देखिए गाइस, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है और डिमिनिश बनाता है। हमेशा छोटी इमेज बनती है कॉन्वेक्स के केस में, डिमिनिश इमेज बनाता है। तो यही अगर मुझे पता था तो मुझे ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज वर्चुअल भी है और डिमिनिश्ड भी है। तो सी ऑप्शन करेक्ट था इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए, पर्सन का फार पॉइंट, एक पर्सन है जिसका फार पॉइंट कितना है, 200 सेंटीमीटर पे है। अब आपको इसी लाइन से पता चल गया कि पर्सन को कोई ना कोई डिफेक्ट है। अब आप खुद सोचो कि मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया है, क्योंकि उसका फार पॉइंट कितना है, 200 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल ह्यूमन आई जिसको कोई डिफेक्ट नहीं होता, उसका फार पॉइंट कितना होता है, उसका फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट। पर इस पर्सन का फार पॉइंट कितना है, 200 सेंटीमीटर। दैट मींस मुझे वी भी यहां से क्लियर हो गया, कितना गिवन है, 200 सेंटीमीटर। अब आपको बताना था कि कौन सा लेंस वो यूज करेगा पर्सन की साइट के लिए और क्या फोकल लेंथ होगी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। पहले तो मैं अपना लेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेती हूँ, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस की गिवन है मुझे 200 सेंटीमीटर नेगेटिव, माइनस 1 कितना, इनफाइनाइट, 1 फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ मेरे पास कितनी आ गई, -200 सेंटीमीटर। तो दो ऑप्शंस तो मेरे पास यहाँ से बिल्कुल हट गए, बी और सी। अब ये और ये होगा। अब नेगेटिव दिया गाइस, अब आपको पता है कि यू हैव अ कॉन्वेक्स लेंस और एक आपके पास कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। नेगेटिव किस केस में होता है, इस केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो यानी कि आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट था, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। फोकल लेंथ है 200 सेंटीमीटर और कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस था मेरे पास। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, What is the total energy associated with a single nucleus having a mass 220 atomic mass unit? इजी क्वेश्चन है गाइस। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको सिंपल यूज करना था E इक्वल्स टू MC का स्क्वायर। क्या यूज करना था, E इक्वल्स टू MC का स्क्वायर यूज करना था। ये स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, ये आपके पास क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मास गिवन है, पर आपको यहाँ पे एटॉमिक मास से भी इंटू करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 1.66 × 10⁻27 अपॉन मास कितना गिवन है आपको, मास गिवन है 20। और ये स्पीड ऑफ लाइट को जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आपको कुछ आंसर देगा, डी वाला। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इजी कैलकुलेशन थी, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए था। अगर आपको ये पता था, इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके पास चार्ज है 4 कूलम इज मूव्ड अक्रॉस 2 पॉइंट्स A and B if the 2 points have potential 5 volt and -5 volt,
then what is the amount of work done in moving charge between 2 points? If time taken to move the charge is 5 seconds, then what is the power? आपको देखो ये सब क्वेश्चन के अंदर दिया है. सबसे पहले तो आपसे क्या पूछा है? सबसे पहले तो सिंपली आपसे क्वेश्चन में पूछा अमाउंट ऑफ वर्क. अब आपको पता है कि अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो जाता है मेरे पास. हमें पता है किसी चार्ज को, हमें पता है कि पहले तो यहां से देखते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है W/Q. किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क किया जाता है वो उसमें पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर होता है. अब आपको यहां से निकालना है वर्क, तो वर्क का लिए हो जाएगा सिंपल V इंटू क्यू. अब आपको यहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास हो जाएगा कितना? 5 माइनस 5, और चार्ज कितना गिवन है? 4 गिवन है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गाइस? 10 इक्वल्स टू 4 यानी कि 40 जूल. तो वर्क तो मेरे पास आ गया कि मेरे पास कितना है? 40 जूल मेरे पास वर्क है. ये तो मेरे पास इजीली सॉल्व हो गया. अब बात आती है पावर की. पावर होते है मेरे पास वर्क अपॉन टाइम गाइस, वर्क अपॉन टाइम. वर्क है 40 जूल और टाइम मेरे पास कितना गिवन है? 5 सेकेंड. सॉल्व करोगे तो आपके पास बी ऑप्शन तो वैसे ही आ चुका था, तो आपके पास पावर भी पता चल जाएगा 8 वॉट. तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया. सो ये था मेरे पास GDSE स्लॉट 2 का फिजिक्स का डिस्कशन. अब आगे मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री का पोर्शन. सो बाय बाय गाइस. Hey guys, so I hope that you have rocked in your GDSE examination, and now it's a time for us to discuss about the solutions and the paper analysis of your slot 2 GDSE paper. ठीक है, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं भाई, केमिस्ट्री वाले सेक्शन का पूरा प्रॉपर तरीके से हम एनालिसिस करने वाले हैं, सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू गेट अ वेरी पर्सपिशियस पिक्चर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विद द केमिस्ट्री पार्ट. ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन था, एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर फॉल्स. मतलब एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है. तो भाई पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं. विद नाइट्रिक एसिड राइट मेटल्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. अब देखिए ऐसा तो नहीं होता है. क्यों नहीं होता? इसके कुछ आप ऐसे कह सकते हैं कि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बट ये जनरली ट्रू स्टेटमेंट नहीं है. जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी मेटल आपने लिया, इफ इट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, ठीक है ना, तो यहां पर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन की जगह सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन को ये जो नाइट्रिक एसिड है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है. तो इसको मैं थोड़ा सा अलग से लिख देता हूं, दैट इज ये जो H2 है इसको मैं लिख देता हूं कि इसको H2O बना देता है, एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस टू NO, N2O और NO2 में ये खुद तो क्या हो जाता है? ये खुद हो जाता है रिड्यूस, एंड वाटर को क्या कर देता है? बेसिकली हाइड्रोजन को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है? पानी बना देता है. ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस तो नहीं प्रोड्यूस हो रही है, सो दिस इज नॉट अ जनरल स्टेटमेंट, ये गलत है. अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है भाई. मैग्नीज, अगर हम बात करें किसकी, इफ यू टॉक अबाउट योर मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, सो दे रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म योर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. ये एक्सेप्शन भी था जो मैंने आपको यहां पर बता दिया. तो पहला स्टेटमेंट तो फॉर श्योर गलत है. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म आयोनिक क्लोराइड्स. अब देख लीजिए, नॉन मेटल मान लीजिए हाइड्रोजन को ले लेता हूं और क्लोरीन गैस के इसके साथ रिएक्शन करवा देता हूं. इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए, सो आपको मिल जाएगी ट्वाइस ऑफ HCl गैस. ठीक है, अब यहां पर अभी ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है. अब आप मुझे बताओ क्या ये आयोनिक है? बिल्कुल भी नहीं. इसको जब आप पानी में डिसॉल्व कराएंगे, डिसॉल्व्स इन वाटर, सो ये बेसिकली बना देगी HCl एक्वस. इसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं. भाई पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है. क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है. इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है यहां पे. क्या है ये कोवेलेंट कंपाउंड है. कोवेलेंट क्लोराइड हो जाएगा ना यार, ये है ना. यहां पर आपकी क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, राइट. सो ये आयोनिक तो नहीं है. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो 100% इनकरेक्ट. Now let's move on to the third statement. With chlorine metal form chlorides which are covalent in nature. अच्छा एक काम कीजिए, सोडियम देख लीजिए. सोडियम और क्लोरीन का अगर रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ये. अब एक्चुअली में हो क्या रहा होता है? अगर आप देखें तो जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन देता है किसको? क्लोरीन को. ठीक है, तो बनता क्या है? ये बन जाता है Na1+ और ये बन जाता है Cl1-, राइट. तो आयोनिक हुआ ना ये, तो कोवेलेंट कहां से हो गया? कोवेलेंट में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है.
आयोनिक में देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, मेटल का बन जाता है कटायन, नॉन मेटल का बन जाता है आनायन, आयनिक कंपाउंड है। तो कहां से ट्रू है? ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? 100% फॉल्स हो गया। तो यार इसका आंसर तो बढ़िया है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, राइट? डी होना चाहिए आंसर, बिल्कुल सही, डी आंसर है इसका। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास। तो सर स्टेरिक एसिड, भाई स्टेरिक एसिड जो होता है फैटी एसिड होता है, C17H35COOH फैटी एसिड्स होता है प्रेजेंट इन फैट्स। ऑक्सैलिक एसिड हमें पता है टोमेटोज के अंदर प्रेजेंट होता है, इसका मेजर कंसंट्रेशन है टोमेटो में, दैट डजंट मीन कि ओनली एसिड प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है ना, मेजर कंसंट्रेशन उसका है। मैलिक, अच्छा एक ये मिसकंसेप्शन मैं आपको क्लियर कर दूं, एक होता है MALEIC मैलिक एसिड C4H4O4, अगर इसमें वाटर ज्यादा है, दैट इज डिफरेंस समझाने के लिए बता रहा हूं, तो ये मैलिक बन जाता है, दैट इज मैलिक एसिड C4H6O5, ठीक है ना, ये मैलिक एसिड यहां पर प्रेजेंट है, नॉट मैलिक एसिड, राइट? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा दैट इज एप्पल। और ये ब्यूटायरिक एसिड होता है रैंसिड, रैंसिड हो गया मतलब उसका टेस्ट और स्मेल जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा, बहुत खट्टा सा गंदा सा स्मेल हो जाता है रैंसिड बटर। आपको जो उल्टी आती है, उल्टी, राइट, उल्टी में बदबू होती है बहुत गंदा सा, तो ये ब्यूटायरिक एसिड की वजह से खेल होता है सारा का सारा। ब्यूटायरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड हम यूज करते हैं साबुन बनाने के लिए, फैटी एसिड है, ठीक है। तो देखिए ए का 2, ए का 2, ए का 2, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, ठीक है, ए का 2, बी का 3 एंड सी का 1 एंड डी का 4, ये आंसर होना चाहिए सी। सो लेट सी कि इसका आंसर सी है कि नहीं। यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। चलिए अगले क्वेश्चन की जर्नी पे चलते हैं, आराम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, आपको कितने एलिमेंट्स दिए हुए? यू आर गिवन 5 एलिमेंट्स A B C D E and they have atomic numbers 2 3 7 10 and 18. The elements which belong to the same period of the periodic table are, देखिए सेम पीरियड, टोटल 7 पीरियड्स, राइट? कितने पीरियड्स है आपके पास? टोटल यू हैव 7 पीरियड्स, और ये 7 पीरियड्स और कुछ नहीं है, आपकी n की वैल्यू है, ठीक है, दैट इज दी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आप निकालते हैं, या नंबर ऑफ शेल्स बोलते हैं, एनर्जी लेवल इंडेक्स बोलते हैं इसको आप, राइट? बहुत सारे नाम है इसके। तो देखिए अब अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं, ठीक है ना, तो यहां पर सबसे पहला एलिमेंट क्या है? ए, ठीक है ना। ए में मेरे पास एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 2 मींस प्रोटॉन नंबर इज आल्सो 2, मतलब 2 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2 होंगे, तो के दैट इज n इक्वल टू 1, यहां पर हो जाएगा 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बी की दुनिया में चलते हैं भाई, बी के पास क्या है? बी के पास है आपके पास 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो के की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए। अब आपके पास n इक्वल टू 2 में एक इलेक्ट्रॉन आपके पास चला जाएगा, राइट? राइट, इसको n इक्वल टू 1 कहते हैं, इसको n इक्वल टू 2 कहते हैं। C की बात कर लीजिए बेटा, तो C की बात अगर कर लेते हैं तो 2 इधर आ जाएंगे, बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, और अगर आप D की बात करेंगे बेटा, तो D में कितना हो जाएगा? 2, और फिर ये हो जाएगा 8, और उसके बाद आपको बात करनी है किसकी? आपको बात करनी है E की। सो 2 यहाँ पे 8 एंड देन यहाँ पर 8, दैट इज M विच इज n इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब ये देखिए बेटा कि किसके शेल से में, देखिए यहां पर अगर ये फर्स्ट शेल है तो मतलब ये किसको बिलोंग करता है? n इक्वल टू 1 है, मींस इट बिलोंग्स टू द वेरी फर्स्ट पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड को बिलोंग करता है, ठीक है ना। ये किस पीरियड को बिलोंग करेगा सुनील सर? ये बेटा आपके किस पीरियड को बिलोंग करेगा? ये किस पीरियड को बिलोंग करेगा, और ये किस पीरियड को बिलोंग करेगा? इट बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड। ये किस पीरियड को बिलोंग करेगा? इट बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड। एंड सुनील सर ये किस पीरियड को बिलोंग करेगा? तो ये किस पीरियड को बिलोंग करेगा बेटा? दिस विल बिलोंग टू द पीरियड नंबर 3rd, ठीक है ना। अब एटॉमिक नंबर से आप नाम भी समझ गए होंगे, हीलियम फर्स्ट पीरियड में होता है, एटॉमिक नंबर 3 लिथियम है, अगर एटॉमिक नंबर 7 बात करें नाइट्रोजन है, 10 नियॉन है, ये तीनों ही सेकंड पीरियड में है, और ई जो है दैट इज आर्गन, वो आपके 3rd पीरियड में है। तो इसका आंसर होना चाहिए बी सी और डी, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, आंसर होना चाहिए बी। देख लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, दैट इज दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा एडवांस नॉलेज आपको चाहिए। देखिए मैं आपको पहले बताऊं बॉइलिंग पॉइंट किस चीज का मेजर है। आपको एक कंपाउंड्स बताने इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट को पहले आप समझिए, तो ये है क्या?
भाई दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट अ मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अभी हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम बेसिकली बोल रहे हैं मॉलिक्यूल्स, राइट। सो ये क्या है, दैट इज द फोर्स, या यू कैन से कि आपका मैग्नीट्यूड कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, अगर वो ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अगर वो मैग्नीट्यूड कम होगा तो वो आपका बेसिकली जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। नाउ इफ यू आर टॉकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, वी आर टॉकिंग एज इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। अगर मैं विद इन द मॉलिक्यूल कहता, दो मॉलिक्यूल के बीच में इज इंटरमॉलिक्यूलर, विद इन द मॉलिक्यूल इज इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है ना। तो यहां पर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है ना। तो देखिए मैं आपको सीधा कंसेप्ट बताता जाऊंगा। देखिए CH4 ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर जो फोर्स ऑपरेट हो रहा होगा दैट इज ओनली लंडन फोर्स, मैं LF लिख रहा हूं, दैट इज ओनली लंडन फोर्स, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। क्लोरोफॉर्म की बात की जाए तो भैया पोलर है, इसके अंदर लंडन फोर्स होगा प्लस साथ में इसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा, ठीक है ना। CH3 CH2OH और CH3 COOH इनके अंदर लंडन फोर्सेस तो सभी में होंगे, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, प्लस अगर हम यहां पर बात करें सो इट कंटेन्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट आल्सो कंटेन्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट यहां पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा इन इथेनोइक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द इथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। सो भाई ये देखिए सबसे पहले लंडन फोर्स, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। अगर डाइपोल डाइपोल है ठीक है, लेकिन डाइपोल डाइपोल से भी स्ट्रॉन्गर आपका कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इवन स्ट्रॉन्गर। अभी हम इसको नहीं समझ रहे हैं कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, डाइपोल डाइपोल क्या होता है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें बेसिक पता है एंड मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन बता रहा हूं, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट बी, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। आगे चले, आगे चले, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सो सॉलिड कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग गिव्स CO2 गैस। अब देखिए यहां पर आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि अगर CO2 दे रहा है तो फॉर श्योर कैल्सिनेशन हो रहा है, कार्बोनेट वाला सब्सटेंस होगा, कैल्सिनेशन हो रहा है, कार्बोनेट वाला सब्सटेंस होगा। एंड गिव्स अ रेसिड्यू, द रेसिड्यू व्हेन मिक्स्ड विद वाटर फॉर्म्स Y on passing an excess of CO2 through Y and water, a clear solution Z is obtained, on boiling Z compound X is formed। तो ये आपको देखकर ही रिएक्शन समझ में आ रही है कि ये सिमिलर रिएक्शन आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, वही वाला खेल है। देखिए इसको समझते हैं। ये देखिए मान लीजिए मैं आपको पूरा कम समझाता हूं। ये मान लीजिए आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, व्हेन यू विल डू द थर्मल डीकंपोजिशन, यानी आप इसको क्या करेंगे बेटा, हीट कर रहे हैं, राइट। थर्मल मतलब कि आपने उसको हीट दिया और हीट देने पर वो डीकंपोज हो रहा है, राइट। मतलब एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट या तीन प्रोडक्ट में टूट रहा है। तो हमें पता ये क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड देगा प्लस ये क्या देगा, CO2 गैस हमारी यहां पर ये रिलीज करेगा। ये हमारे पास हो जाएगा X, ठीक है ना। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं। इस क्विकलाइम को आप पानी में अगर डिसॉल्व करवा देंगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको आप दीवारों पे लगाते हैं एंड दैट इज नोन एज लाइम वॉश, इसको लाइम वॉश कहते हैं, राइट, है ना। सो ये लाइम वॉश हमारे पास दीवारों पे लगाया जाता है, दैट इज CaOH वोल्टवाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, इसको हम दीवारों पे लगाते हैं। अब देखिए बेटा यहां पर बोला है कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है आपका, ठीक है ना, मिक्सेस विद वाटर टू फॉर्म Y। अब इससे आपने अगर CO2 पहले पास करवा दिया तो पहले तो आप देखिए कि इसका एक्वस सोल्यूशन में आप करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का खेल हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए दिस इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ अ precipitation as well as neutralization reaction, क्योंकि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, CO2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा, तो CaCO3 ये सॉलिड है, इनसोल्यूबल रहेगा एंड H2O लिक्विड। अब आप इससे एक्सेस ऑफ CO2 पास करवा दीजिए, अगर आप एक्सेस ऑफ CO2 इससे पास करवा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो जाएगा कलरलेस सोल्यूशन। और फर्दर आप इसको हीट कर देंगे तो आपको फिर से यही प्रोडक्ट मिलेंगे CaO प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है ना, सॉरी
CaCO3. By mistake I have written CaO, so this will give you the product as CaCO3 plus H2O plus CO2. On heating it will decompose. ठीक है ना, जैसे NaHCO3 को हीट करते हैं तो Na2CO3 plus H2O plus CO2 देता है, सिमिलरली CaCO3 plus H2O plus CO2 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे कंपाउंड X क्या हो जाएगा, कंपाउंड X हमारा यहाँ पर हो जाएगा सुनील सर CaCO3। एंड प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन की एक और बात, डबल डिस्प्लेसमेंट के टाइप्स है। प्रेसिपिटेशन बहुत सारी तरीके से हो सकता है, दो आयोनिक कंपाउंड रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट यानी इनसॉल्युबल सॉलिड बना सकते हैं, एक आयोनिक कंपाउंड और एक गैस रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट को बना सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू प्रोड्यूस इट, सो द करेक्ट आंसर इज फॉर श्योर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की दौड़ पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मैंडलीज पीरियोडिक टेबल which Mendel's periodic table element which was discovered later having the properties similar to Ica aluminium। देखिए इसकी मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं, एक लड़की है जिसका नाम है इका, सो इका भी आल सी है। कैसे मैंने बताया, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, इका भी आलसी है। तो अब यहां से देखिए उन्होंने जो नाम दिया था दैट इज इका एंड बी, तो यहां से बी से आ जाएगा बोरोन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, इक्का भी आलसी। ठीक है ना, सो यहां से अब आपको देखिए इन्होंने तो क्या किया था, इका का मतलब होता है दिस इज अ संस्कृत न्यूमेरल व्हिच मींस फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर दिस। ठीक है ना, तो यहां पर अगर अपन बात करें इस चीज की, तो बोरोन जो था वो फ्यूचर में हमें पता चला उसकी प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू स्कैंडियम, आलू की प्रॉपर्टी सिमिलर थी गाजर से, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सिमिलर थी गैलियम से, और सीता जी दैट इज सिलिकॉन की प्रॉपर्टी सिमिलर थी जर्मेनियम से। इसको प्रूव किसने किया था, हु प्रूव्ड दैट देयर प्रॉपर्टीज वर सिमिलर, दैट वाज प्रूव्ड बाय विंकलर। विंकलर ने प्रूव किया था कि भाई जो प्रॉपर्टीज हमारे मेंडलीव ने दी हैं, जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि भाई फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज गैलियम और जर्मेनियम जैसी है। ठीक है ना बेटा, आंसर क्या हो जाएगा, गैलियम, राइट। तो इका बालसी, इका भी आलसी है, इका बालसी दैट इज इका बोरोन एल्यूमिनियम सिलिकॉन, तो बोरोन से हो गया स्कैंडियम, आलू गाजर सीता जी। ठीक है ना, आंसर हो गया हमारे पास बी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन व्हिच इज आइडेंटिफाई द अलॉय x y and z। x is an alloy of copper used to make household vessels। बहुत ही देखिए आसानी है, तो बहुत ही घर में यूज करने वाली चीज है, वही मैं आपको बताता हूँ। भाई कॉपर का कौन सा अलॉय है जिससे आप घर में आपके बर्तन होते हैं, ठीक है ना, देखिए तो अगर आप देखेंगे तो कॉपर का कौन सा अलॉय जो आपके घर में यूज किया जाता है दैट इज पीतल, है ना, पीतल, राइट, पीतल को यूज किया जाता है, राइट, तो दैट इज ब्रास। ब्रास में क्या होता है, कॉपर होता है 80% दैट इज द बेस मेटल, और इसके अंदर होता है 20% हमारे पास जिंक दैट इज ब्रास। Why is an alloy of aluminium that is used in the construction of aircraft। तो हमें कैसी प्रॉपर्टी चाहिए, एयरक्राफ्ट में हमें प्रॉपर्टी चाहिए कि भाई लाइट हो, अलॉय स्ट्रॉन्ग हो एंड रेजिस्टेंट टू कोरोजन हो, है ना। तो इसके लिए कौन सा अलॉय यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है फॉर श्योर, इसका आंसर होगा ड्यूराल्यूमिन। ठीक है ना, लेकिन ड्यूराल्यूमिन में क्या क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे एक एडिशनल चीज और बता देता हूँ जल्दी से। एल्यूमिनियम इसके अंदर आपके पास 95% होता है, कॉपर आपके पास 4% होता है, मैग्नीशियम आपके पास 0.5% होता है एंड मैग्नीज आपके पास 0.5% होता है। सो दिस प्रोवाइड्स द रेजिस्टेंस टू कोरोजन। सिमिलरली क्रोमियम भी यूज किया जाता है कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए, और ये दोनों का काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना, और एल्यूमिनियम क्या है, लाइट वेट मेटल है, लाइट वेट है, तो इसीलिए एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज के एक मिक्सचर को आप लोग यूज करते हैं दैट इज ड्यूराल्यूमिन। Z is an alloy of lead that is used to join the metals for electrical work। आपने बहुत बार देखा होगा अगर आप इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे गए हैं, सो वो एक वायर लेके ऐसे सिल्वर सा वायर होता है और फिर हीटर को ऐसे लगाते हैं तो वो वायर मेल्ट होकर चिपक जाता है, दैट इज नथिंग बट सोल्डर। सोल्डर में लेड और टिन होता है, 50% होता है लेड और 50% होता है आपके पास टिन। ठीक है, तो सोल्डर ड्यूराल्यूमिन एंड ब्रास, सोल्डर ड्यूराल्यूमिन एंड ब्रास, सोल्डर ड्यूराल्यूमिन एंड ब्रास। हाँ ठीक ठीक। अब कुछ बोलेंगे सर ये टाइप मेटल भी बता दो, तो भाई ये लेड, टिन और स्टील एंटीमोनी, राइट, इनका मिक्सचर होता है। और क्या बच रहा है, मैग्नेल्यूमिन बच रहा है, तो मैग्नेल्यूमिन में एल्यूमिनियम होता है 95%,
मैग्नीशियम होता है 5%, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, ये होता है लाइट। ठीक है ना। तो ये हमारे पास थे केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस। देख लेते हैं आंसर डी सही है, बिल्कुल सही है। तो गाइस आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट। चलिए बाय। Hey guys, I hope आपके बायो के GTAC sections भी बहुत अच्छे गए होंगे. Let us quickly go ahead and try to discuss the questions that there were. Which of the following process is known as a necessary evil? Necessary evil जरूरत भी है, but again it costs you, इसीलिए उसको evil बोलते हैं, right? अब ट्रांसपिरेशन के कारण क्या होता है बेटा? The plant loses its water, which is not good, right? Plants के हक में नहीं है, they are losing the water. But अगर ट्रांसपिरेशन के लिए स्टोमाटा नहीं खुला तो CO2 नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा, और आपको पता है both of these gases are important for photosynthesis and respiration respectively. Hence, ट्रांसपिरेशन को हम नेसेसरी इविल बोलते हैं. Which of the following would you consider as a plant excretory product? Excretory product क्या? जो किसी एक रिएक्शन का अनडिजायर्ड या अनवांटेड प्रोडक्ट है. ना बेटा, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन का अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है, एंड वाटर इज गिवन बाय योर रेस्पिरेशन एज वेल. सो ऑल ऑफ दीज आर kind of sort of excretory products for plants. Ureotelic organisms. Ureotelic animals are those which eliminate nitrogenous waste predominantly in the form of urea. Right? Correct answer क्या होगा बेटा? Very correct. D. Variation in offspring is high in which case? किस केस में variation सबसे ज्यादा होता है? A bacterium dividing asexually, बेचारा बैक्टीरिया asexually, single parent. No. Self-pollinating plant, again, same individual, same genes. A cross-pollinating plant. Now आपको पता है cross-pollinating means you are bringing in two parents, है ना? तो आपका cross-pollinating plant में भी काफी आपको variation मिलेगा. A replicating virus, a bacterium dividing asexually. Now guys, remember bacteria और virus भी asexual organisms हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें variation होता ही नहीं होगा. One of the source of variation is errors in copying the DNA first, and the other sources are as well active in bacteria, and that is why bacteria has a huge amount of variation as well. ठीक है, वो share कर सकता है genes को, so that is why they develop these variations and are really robust. But अगर हम basics पे जाएं तो cross pollinating plant involves sexual reproduction. That is why that should have been the answer. Which one of the following best describes the functions of umbilical cord? Feeds the embryo with digested substances, conveys nutrients and wastes to and from, removes waste matter, supplies oxygenated blood. अब बेटा सारे statements सही हैं, best पूछा गया है. So if I were to select one statement, I'll say conveys nutrients and wastes to and from. सिर्फ देता नहीं, लेता भी है. क्या लेता है? वेस्ट मटेरियल्स. Menarche and menopause mark the first and the last menstruation in the women, where it marks the beginning, the first menstrual cycle and the last menstrual cycle respectively. So menarche is the first one, the onset of menstrual cycle. तो आंसर इसका होना चाहिए था A. Which of the following elements is found in the gas used in refrigerants that pose a threat? CFCs, chlorofluorocarbons. तो आंसर क्या होगा आपका? Fluorine. Now, your maths teacher is going to come soon and he is going to talk about the mathematics questions. I hope this section must have gone well. प्यारे बच्चों, तो हम अपने मैथमेटिक्स के पेपर के साथ आगे बढ़ते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन यार हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये है. अब ये थोड़ा सा मतलब मैंने इसे सॉल्व करा तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा लंबा बनने वाला है. a प्लस बी माइनस वन को हम c लिख सकते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन से. सही बात है. सेकंड वाली इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज माइनस वन. ठीक है, इसमें c की वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं. ठीक है, ऑप्शन गैप तो नहीं हो रहा यार, यहाँ पे नहीं हो पा रहा, स्पेस मिल जाता थोड़ा. तो अगर हम इसमें c की वाली वैल्यू पुट करें तो ये मेरे ख्याल से ऐसे आने वाला है a प्लस बी माइनस वन का होल स्क्वायर इज माइनस वन. ठीक है, तो अब इसे ओपन कर लो यार, इसे ओपन करो, ये जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस को बाहर रहने दो, ये जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ठीक है, अब माइनस 2a माइनस 2b प्लस 2ab. ठीक है, ये आने वाला है मेरे ख्याल से इक्वल टू माइनस वन.
अब देखो ये पूरी क्वांटिटी तो क्या होने वाली है, कैंसिल होने वाली है, सही बात है, ये पूरी क्वांटिटी। अब ये -1 भी इससे कैंसिल होने वाला है इस वाली साइड से, और बचेगा क्या, बचेगा यार यहाँ से अगर मैं देखूं, कैलकुलेशन है सिर्फ, कंफ्यूजन नहीं होना, तो 2a + 2b - 2ab इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यार 2 से 2 भी कैंसिल होने वाला है, सब में 0 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा a + b इज इक्वल टू ab, ये बात आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं, अगर मैं इसे वैसे तो अब मैं आपको बताता हूँ यार, इस तरह की जब भी सिचुएशन होती है तो एक ही आंसर पॉसिबल है, यहाँ पे a और b दोनों इंटीजर्स हैं, a2 b2, और कोई आंसर ही पॉसिबल नहीं है, आप करके देखो, ठीक है। a और b दोनों इंटीजर्स हैं हमारे, तो ये एक ही सिचुएशन पॉसिबल है यहाँ से। अब आप बोलोगे सर नहीं, हमें नहीं पता लग रहा, ठीक है। वैसे मैं बोलूंगा यार आप इसे फैक्टराइज कर लो, ये a - 1 और b - 1 दोनों तरफ आप +1 करोगे तो यही हो जाएगा, ठीक है। ab को इधर लाके दोनों तरफ +1 करो तो यही बात सिचुएशन आ जाएगी। अब ये दोनों इंटीजर है तो इसे 1 × 1 लिख सकते हैं, a - 1 को 1 के इक्वेट कर दो, b - 1 को 1 के इक्वेट कर दो, यहाँ से b2 और a2 आने वाला है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर दोनों इसको इधर ले आए और दोनों साइड 1 लिख दें एडिशन में, तो यही फैक्टराइजेशन होगा इसका, ठीक है। तो a2 b2 आ गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसे मिटा रहा हूं मैं, a2 b2 आ गया, इतना समझ में आ गया। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 2 यहाँ पर डाल दी, 4 4 - 1 3, c की वैल्यू आ जाएगी 3, c आ गया 3, a² + b² + c², तो 4 + 4 8 और 9 17, 17 आंसर है, ठीक है। सो दिस इज यार 18 आ गया यार आंसर, ऐसे क्या गलती बता रहे हो क्या, 9 + 8 17 आना चाहिए यार मेरे ख्याल से, तो इसका आंसर है ना, व्हाट डू यू से, आपके ख्याल से क्या आना चाहिए, या कुछ पॉसिबल वैल्यू ऑफ हमारा a2 आया है, b2 आया है, c a² + b² यही होगा ना यार, और क्या पॉसिबल, अच्छा सारी पॉसिबल वैल्यूज हमें देखनी है, सारी पॉसिबल वैल्यूज, ये तो एक वैल्यू आ गई, सम ऑफ ऑल, ये तो एक वैल्यू आ गई, अच्छा और भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, हाँ। अच्छा वही जो हमारी सिचुएशन आ गई थी, क्या सिचुएशन आई थी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, a + b ab के इक्वल, इसमें एक और सॉल्यूशन है, इंटीजर सॉल्यूशन की बात चल रही है, तो ये नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर 0 0 भी सॉल्यूशन, तो a और b 0 होंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी -1, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी, इस पॉसिबिलिटी में इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1, एक पॉसिबिलिटी में 17 आई, एक में 1 आई, तो 17 + 18 18, ठीक है। देख रहे हो, ये तो खतरनाक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने, a + b इसका रूट है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, इतनी बात तो हमें समझ में आ रही है, x की जगह हम a + b पुट कर सकते हैं। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b² निकालनी है, तो चलो निकाल देंगे, इतनी कौन सी बड़ी बात है, इसको थोड़ा सॉल्व भी तो करना है हमें, और क्या करना है, ठीक है। तो ये b में क्वाड्रेटिक बना लो, मैं तो कहता हूँ आप इसे क्या बना लो, b² में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, b² में आप इसे क्वाड्रेटिक बनाइएगा तो ये मेरे ख्याल से इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। एक तो b² तो आ ही गया हमारा, b के साथ हमारा एक ab आएगा, एक 2ab आएगा, तो 3ab हो जाएगा, और b हमारा एक सिंगली b है यहाँ पे, तो ये b के साथ यार यही आने वाला है, ठीक है। प्लस में a² यहाँ से आएगा, a² यहाँ से आएगा, 2a² आने वाला जी। b में क्वाड्रेटिक बनेगी, अब इसे श्रीधराचार्य से लिखो, श्रीधराचार्य साहब ने क्या किया था, -x का कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे -b + -b² - 4ac/2a, ठीक है, -4ac, 2a² आएगा यार, यहाँ पे इसे मिटा सकते हैं क्या ऑप्शंस को, चलो मैं ना थोड़ा साफ साफ लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मुझे मालूम है कि बच्चे बोले सर नहीं जाओ यहाँ से, तो ऐसे नहीं बोलना है यार आपने, ठीक है। तो ये हो जाएगा +-b² 3a + 1 का स्क्वायर -4ac, यहाँ पे यही है, अपॉन 2 टाइम्स a, ये आ गया हमारा। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और a और b दोनों इंटीजर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये आ जाना चाहिए a² + 6a + 1, ठीक है। इसको थोड़ा फैक्टराइज भी कर लो, इसको थोड़ा फैक्टराइज करो तो ये a + 6 + 1, अब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, सही बात है। क्यों होना चाहिए, बिकॉज a b दोनों इंटीजर को बिलोंग करते हैं, तो ये इंटीजर है, तो यार ये रूट में नहीं होना चाहिए ना, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो a की पॉसिबल वैल्यू क्या है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ a है, एक तो 0 है,
जीरो पे भाई वो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, एक 36 बोल रहे -6 है, ठीक है, एक वैल्यू आ जाएगी हमारी -6, एक आ जाएगी 0, यही दो वैल्यू में परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। a 0 होगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना, a 0 होगा तो b को थोड़ा सॉल्व कर लो, b की वैल्यू या तो -1 होगी या 0, और a अगर -6 है तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू हो जाएगी 9, कैलकुलेशन कर लेना थोड़ी सी, और 8, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ b स्क्वायर इज 81, 9 का स्क्वायर इज 81, ठीक है, d इज द आंसर। ये अपर लेवल का क्वेश्चन है भाई, ये जेई लेवल का क्वेश्चन लग रहा है मुझे यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आपके सामने साथ में आ जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट, ठीक है यार, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले में से कॉस स्क्वायर क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर, ओवर नीचे से भी कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। तो यार ये वाली बात तो नहीं बनने वाली, कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, और देख लेते हैं और क्या करना चाह रहा है ये। और मतलब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है डायरेक्टली, तो ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ही बचा, ठीक है। अब ये कहता है कि cos स्क्वायर कॉमन ले लो, चलो ले लिया, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर, यार ये डायरेक्टली था, मैं फालतू में लंबा कर रहा हूँ, ये 1 माइनस टेन इंटू 1 प्लस टेन, फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है, ठीक है, फर्स्ट सही। अब आ जाते हैं सेकंड पे, सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है 1 प्लस साइन ओवर 1 माइनस साइन, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा रेशनलाइज कर लेते हैं, मैं कहता हूँ इसे 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा, वो लिख लिया हमने नीचे, और ऊपर हो गया 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है। एक बार इसे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस sin अपॉन cos हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू 1 अपॉन cos हो जाएगा sec थीटा, ठीक है। ये पक्का sec प्लस tan का होल स्क्वायर ही दिख रहा है, ठीक है, सेकंड भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चंस आई कैन से कि हाँ अच्छे हैं, ठीक है, इतने मुश्किल नहीं है बट कैलकुलेटिव है, विद इन टाइम करना बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये क्यूब पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, हमारा क्यूब पे बेस्ड क्वेश्चन है। बोला क्यूब है जिसकी साइड है 21, है ना, सारी साइड्स 21 ही होंगी उसकी, जी। बोले उसमें से मैक्सिमम कोण, मतलब कोण फिर वो ऊपर से लेके नीचे तक ही होगा यार, सही बात है कि नहीं, मैक्सिमम कोण हमने निकाल लिया, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो मैं यही बोलूंगा ना भाई, क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, मैक्सिमम कोन, यही होगा रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड यही होगा, ऐसे ही करेंगे ना भाई। तो क्यूब का वॉल्यूम तो भाई हमें बड़े आराम से अच्छे से पता है कि क्यूब का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ रेडियस ऑफ क्यूब क्या होगा, कोन क्या होगा, तो वो एज हो जाएगा, है ना, रेडियस ऑफ कोन क्या होगा, जो कोन लार्जेस्ट होगा उसकी तो ये एज ही हो जाएगा भाई, है ना, इतना। तो मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ जो कोन होगा वो 21/2 होगा, और हाइट क्या होगी कोन की, हाइट तो ये 21 ही हो जाएगी भाई, है ना, पूरी लार्जेस्ट है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो जाएगा 1/3 पाई आर मतलब 21/2 का स्क्वायर इनटू एच, यार कैलकुलेशन मत करवाना, ठीक है, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब पे हम आ जाते हैं, वो तो सिंपल 21 का क्यूब, अब क्यूब में से इसका वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, आपका रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा, मुझे कैलकुलेशन मत करवाना, ए आंसर, ठीक है, पक्का भाई। होपफुली ये क्वेश्चन भी सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, बोला एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बना दिया जी, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, बोला इसके अंदर एक सर्किल है, अच्छा बना दिया जी, सर्किल भी बना दिया, राइट एंगल एट बी, ठीक है, सी भी बना दिया, ये भी बना दिया। बोला है कि अब हमें एक मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल में सम ऑफ मतलब पाइथागोरस थ्योरम तो हमें पता ही है, ठीक है। तो बोला है राइट एंगल इफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल इज 5 और 12, मान लिया एक साइड 5 है और एक 12 है, ये 5 है मान लिया ये 12 है, तो ऑब्वियसली 13 आ जाती है, ठीक है, रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आपने पढ़े ये 13 आ जाती है, इतना हमें पता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं,
अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्किल हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। मैं इसको एक बार कनेक्ट कर देता हूँ, इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ, इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ और इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। मेरा मन कर रहा है इसको भी मैं कनेक्ट कर दूँ, ठीक है। ऐसे एक बार देख लेते हैं कनेक्ट करके, क्या पता कोई बात बन जाए यहाँ पे। तो यार वैसे तो अगर हम हाइट को कनेक्ट करें तो वो ज्यादा अच्छा है, रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, ठीक है। तो आप बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि वैसे क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट, वो क्या हो जाएगा, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं इसको कुछ नाम देता हूँ ओ, तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल और कौन सा बचा AOB, यही होगा ना। इन तीन ट्राइंगल्स के एरिया के सम के बराबर होगा। तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, हाफ R इनटू BOC में क्या है यार, बेस हो गया 5, परपेंडिकुलर होगी रेडियस, और इसका क्या होगा हाफ बेस इनटू हाइट, AOC में क्या हो गया बेस 13 और फिर अगेन हाफ R इनटू 12। भाई बहुत ही सही क्वेश्चन है, ये भी जेई लेवल का क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, ये जेई में इवन पढ़ते हैं, डायरेक्टली पढ़ते हैं। तो R की वैल्यू जो है वो आ गई, हाफ तो पूरे में से देखो कैंसिल हो गया, 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 13 प्लस 12, तो 12 पंचे 60 डिवाइडेड बाई 18 और 12 30, 2 आ रहा है, 2 इज द आंसर। हाँ सही है, क्वेश्चन तो कातिल दे रखे हैं भाई यहाँ पे। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे यार, जल्दी जल्दी करेंगे, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि क्वेश्चंस में टाइम कुछ ज्यादा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी से फॉलो करेंगे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, कैलकुलेशन आपको करनी है। मीडियन का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है ना। टाइम ज्यादा लग रहा है और हमें कवर बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। कुल मिला के 20 क्वेश्चन कवर करने हैं 40 तक, अभी हम 26 पे हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला अगर हर बच्चे को पता हो, यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, लोअर लिमिट सबसे पहले आती है, लोअर लिमिट प्लस, ठीक है। साफ साफ ही लिख देते हैं यार, इतनी क्या जल्दी है, जल्दी आ रही है तो लोअर लिमिट प्लस, ठीक है, n/2, ठीक है। n है ना, n समझते हैं, टोटल जो हो गया हमारा n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस f, ठीक है। f इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मीडियन हाइट ऐसे निकालते हैं ना, डिवाइडेड बाई f फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू h, h का होता मतलब होता है साइज ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। h का मतलब होता है साइज ऑफ मीडियम क्लास। तो यहाँ पे पहले तो आप यार फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल दे रखा है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फ्रीक्वेंसी दे ही रखी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, ठीक है। क्लास इंटरवल इंक्लूसिव आप बना सकते हो, n की वैल्यू 420 आ जाएगी यार, आप इन सबको ऐड करोगे ना, यहाँ पे n की वैल्यू जो है यहाँ पे 420 आ जाएगी, सबको ऐड करोगे। बाकी आपने यार निकाल लेना है, इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट करना है अपने। फॉर्मूला सबको आता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबको निकालनी आती है, सब कुछ निकालना आता है आपको, अपने से सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, यहाँ पे ये भी bx प्लस cy हमें ये दे रखा है, और ये इसे आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, मतलब जो हम तरीका सोच लेते हैं यहाँ पे, मैं तो कहता हूँ पहले इसे सॉल्व कर लो फिर आगे सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा ax, पहले से सॉल्व कर लो, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, ऐसे हो जाएगा अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस cy, ये भी अच्छा यहाँ पे हो जाएगा b प्लस a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू वट एवर, यहाँ पे जो भी आप देखो यहाँ पर यार a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी a से a कैंसिल हो गया, अच्छा a प्लस बी माइनस a प्लस b, ठीक है। चलो जो भी है, इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लिया, हो गया 2b, तो हो जाएगा 2ab डिवाइडेड बाई, इसे लिख लो a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है, प्लस 2bc, ठीक। यहाँ पे हो गया हमारा b माइनस a इंटू b प्लस a इज इक्वल टू 2a अपॉन a प्लस b। पहले तो a प्लस b से a प्लस b कैंसिल हो गया, और ये a माइनस b अगर मैं उधर मल्टीप्लाई करूँ, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 2 से भी 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इवन मैं तो कहता हूँ b से डिवाइड भी करते हुए चलो, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, ax माइनस, यहाँ पे यार c के साथ y भी है, सॉरी, माइनस cy, b माइनस a उधर a माइनस b उधर जाएगा, सॉरी, और डिवाइड में आएगा हमारा b, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ये आना चाहिए ना, ये b तो बच ही रहा है यार, b का तो कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना। b हमारा दोनों में आ रहा है, b बच रहा है, और ax और cy आएगा जी।
ठीक है, यहाँ तक होपफुली हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा, सबने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा। ठीक, यहाँ तक अगर हर बच्चे को समझ में आ रहा है तो अब आप इन दोनों, अभी इक्वेशन सिंपल बन गई, अब आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, एलिमिनेशन से करो, जैसे मर्जी करो। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए जी। हिंट देना काम है मेरा बस, इस वक्त तो हिंट देना काम ही लग रहा है भाई, बस की हिंट ही दे दो वही बहुत है। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन। अब यार यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि एक ट्राइंगल्स है जिसके सारे एंगल्स क्या हैं, एपी में है। ठीक है, तो ये एंगल मान लिया ए बी सी, एंगल एपी में होते हैं, तो आप एंगल को कैसे भी मान सकते हो, एपी की तीन टर्म कैसे मानते हैं, एक को ए माइनस डी मान लो, एक को ए मान लो, एक को ए प्लस डी मान लो। ठीक है, तो हमें पता है कि यार तीनों एंगल्स का जो सम है वो हमारा क्या है, वो हमारा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से डी कैंसिल, 3a 180 डिग्री, तो a की वैल्यू हमारी 60 डिग्री आ गई। मतलब सिर्फ एक वेरिएबल के टर्म्स में आप तीनों एंगल्स लिख सकते हो, a को लिख सकते हो 60 माइनस डी, b तो डायरेक्टली 60 हो गया, और ये हो गया 60 प्लस d। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ जी, और क्या बोला हुआ है यहाँ पे, अच्छा ये साइन रूल यहाँ पे बताया हुआ है, रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट साइड टू, ठीक है भाई, जो भी बात है यहाँ पे, हमें यहाँ पे देखो एक और बात दे रखी है कि a माइनस डी की जो वैल्यू है ना, स्मॉलेस्ट एंगल इज 1/3 ऑफ लार्जेस्ट एंगल। ठीक है, a माइनस डी इज 1/3 ऑफ a प्लस डी। ठीक है, तो ये वाली चीज तो हमारा काम ही कर जाएगी भाई, सारा काम कर जाएगी। मैं कहाँ पे लिखूं इसे, a माइनस 3 इज 1/3 ऑफ a प्लस डी। a की वैल्यू डाल दो 60 डिग्री, a की वैल्यू डाल दो 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 60 माइनस डी इज 1/3 ऑफ 60 प्लस डी, यहाँ से d की वैल्यू आ गई, d को थोड़ा सॉल्व करो तो 30 डिग्री आ गया यहाँ से। मतलब सारे एंगल आ गए हमारे सारे एंगल आ गए भाई, यहाँ पे सारे एंगल आ गए, मतलब क्या d30 आ गया, मतलब 30 60 90, हमारे ट्राइंगल के तीनों एंगल आ गए 30 60 90 अभी तक की कैलकुलेशन से। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जो सी पे राइट एंगल है, जो कि सी पर राइट एंगल है, ऐसे ही है भाई, है ना। आप इसे ऐसे बोल सकते हो ए बी सी जी, सी पे राइट एंगल है। अब हमें बोला है लार्जेस्ट साइड का रेशियो ओवर स्मॉलेस्ट साइड का रेशियो। ठीक है, तो यार हमें ये पता है कि वो क्या हो जाएगा, साइन 90 इसके अपोजिट में लार्जेस्ट साइड होगी, और 30 डिग्री के अपोजिट में ओवर साइन 30, अगर हम उस वाली बात से ही लगाए। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1:2, मेरे ख्याल से 2:1 इज द आंसर, ये आ जाएगा। ठीक है ना, इसको कांस्टेंट मान लो। ठीक है, हाँ जी, ये L है, तो ये L साइन 30 डिग्री है। इन दोनों का रेशो क्या होने वाला है भाई, L डिवाइडेड बाई L साइन 30, यही होने वाला है ना। तो होपफुली ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी करेंगे भाई, हिंट जल्दी 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 जल्दी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है आई थिंक, है ना। हाँ, ये नहीं पीएनसी का क्वेश्चन लग रहा है। 6 बॉक्सेस हैं जिन सब पे नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके 6 तक। चलो ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है, हर बॉक्स को हमें या तो व्हाइट बॉल से या ब्लैक बॉल से फिक्स करना है। एटलीस्ट 1 बॉक्स कंटेन अ ब्लैक बॉल। ठीक है जी, 6 बॉक्सेस पहले मैं बनाएगा, 1 2 3 4 5 6। हर बॉक्स में एक ब्लैक बॉल हो, कम से कम एक ब्लैक बॉल हो। ब्लैक बॉल हम मतलब पुट करके रखते हैं पहले से सब में। ठीक है, कंजुगेटिवली नंबर्ड है। ठीक है, जो ब्लैक बॉल है, तो इफ देयर इज ओनली 1 बॉक्स कंटेनिंग ब्लैक बॉल, द बॉक्सेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। ठीक है, तो बॉक्सेस को हम कितने वेज में भर सकते हैं, 6 वे में, सब में एक एक डाल दी, 6 वे में भर सकते हैं। इतनी बात सही है। ठीक है, if there are two boxes containing black balls, the boxes can be filled in 5 ways। ठीक है, तो अगर है ना, 2 बॉक्सेस को अगर हम यहाँ पे है ना, अगर सिर्फ एक बॉक्स को हमने ब्लैक बॉल से फिक्स करना है तो 6 बॉक्स वे में भरा जा सकता है। अगर 2 बॉक्सेस को फिल करना है ब्लैक बॉल से तो वो 5 वे में भरा जा सकता है। ठीक है, 5 वे में मैं बोल देता हूँ, जैसे 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। The two black balls can be in either of the boxes। ठीक है, तो इस तरह से बात हो जाएगी हमारी। इफ देयर आर 3 बॉक्सेस, तो अगर 3 बॉक्सेस में हम
ब्लैक बॉल हमें फिल करना है तो उसके 4 वेज होंगे। उसके कितने होंगे? 4 वेज, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6, कंजुगेटिवली नंबर्ड है। इफ देयर आर 4 बॉक्सेस, ठीक है, if there are 4 boxes then it can be done in 3 ways, 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6, क्योंकि 6 ही बॉल है, कंजुगेटिवली नंबर आ रहे हैं। अगर 4 बॉक्सेस हैं तो 3 वेज में ये काम हो सकता है, ठीक है। कंजुगेटिवली नंबर आने तो ऐसे ही होगा ना, 1 2 3 4 2 3 4 5 और 3 4 5 6, ऐसे ही 3 ही तो वे हैं, ठीक है। और अगर 5 बॉक्सेस में ये होना है तो 2 ही वे, 5 बॉक्सेस में ये होना है तो 1 2 3 4 5 फिर 2 3 4 5 6, तो सिर्फ 2 ही वे हैं, 2 वेज है, ठीक है। बस इतने से, अगर 6 के बॉक्सेस में वो तो वो एक वे हो ही जाता शुरुआत, है ना। नहीं सॉरी, अगर 6 बॉक्सेस में होना है तो एक ही वे होगा। तो ये कितने में कुल मिला के वे कितने हो गए? 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 10 और 8 18 और 3 21, 21 आंसर हो जाएगा। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आप इसे देख सकते हैं। जी 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 जी, है ना। तो आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पर क्या बोला हुआ था? यहाँ पर बोला था ईच बॉक्सेस इज फिल्ड अप विद अ व्हाइट बॉल और अ ब्लैक बॉल इन सच अ मैनर एट लीस्ट वन बॉक्स कंटेन्स अ ब्लैक बॉल, ऑल द बॉक्सेस कंटेन ब्लैक बॉल्स आर कंजुगेटिवली नंबर्ड, ठीक है। तो कंजुगेटिवली नंबर्ड वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं, है ना। इसको भी सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई। यहाँ पे तो लंबे लंबे तगड़े तगड़े से क्वेश्चन लग रहे हैं। L cos स्क्वायर थीटा प्लस M sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर प्लस, है ना। चलो इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब cos स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है और ऊपर है cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, आई थिंक यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 और नीचे क्या है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। जो क्वेश्चन जहां तक मेरे को याद है उसमें यही है। cos स्क्वायर थीटा, अब हाँ जी, cosec स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। cosec थीटा क्या होता है? 1 बाय sin थीटा। जरा पुट कर दो यहाँ पे, तो पुट करोगे sin cos में चेंज कर दो, इसे sin cos में चेंज करोगे तो 1 प्लस sin स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये तो बात ही बन गई। L cos स्क्वायर प्लस M sin स्क्वायर, सिंपल क्या बच गया? 1 प्लस sin स्क्वायर। अब मैं कहता हूँ इस साइन स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ ले लो और बाकी टर्म को एक साथ ले लो, ऐसे करते हैं। साइन स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ ले लो और बाकी की टर्म्स को क्या ले लो? एक साथ ले लो। तो ये क्या आ जाएगा? मैं कहता हूँ ये आ जाएगा हमारा, अगर हम देखें इसे, बाकी की टर्म को ये हो जाएगा L cos, अच्छा cos स्क्वायर को भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो सबको एक साथ ले लो साइन स्क्वायर वाले, L माइनस 1 बचेगा और बाकी M के साथ में साइन स्क्वायर है और L के साथ में साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 माइनस M आने वाला है ना भाई। अगर इसे भी हम साइन स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, जी, एक तो यही काम कर सकते हैं। टेन थीटा की वैल्यू हमें बतानी है ना, यहाँ पर हमें वैल्यू बतानी है टेन थीटा की, ठीक है। यहाँ पर हमसे इस क्वेश्चन में किस चीज की वैल्यू पूछी है? हमसे वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू पूछी है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो बात सही है, यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है, जो कि मुझे याद है। तो यार टेन थीटा निकालना है तो हमें ऐसे लिख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन ही रॉन्ग प्रेडिक्ट हो रहा था, इसलिए मैं कुछ बता नहीं पा रहा था। हम साइन स्क्वायर वाले को एक साथ लिख लेते हैं, बाकी सबको एक साथ लिख लेते हैं। अच्छा, और कोई गलती वलती तो नहीं करी यार? ये 1 cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो यार ये ऐसे होगा यार। नहीं 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 नहीं, 1 cos स्क्वायर से कैंसिल थोड़ी ना होगा। हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये तो कैंसिल ही हो गया cos स्क्वायर पहले, ठीक है, कैंसिल ही हो गया भाई cos स्क्वायर पहले, सॉरी। जो लास्ट में लिखा था वो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जो यहाँ पर हमारे लास्ट में यहाँ पर लिखा था उस बात को मैं एक बार लिख देता हूँ। तो लास्ट में हमारी ये वाली बात लिखी थी L cos स्क्वायर प्लस M sin स्क्वायर इज इक्वल टू, आई थिंक cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया था या नहीं हुआ था? 1 प्लस sin स्क्वायर। मैं ना ऐसे करता हूँ 1 प्लस sin स्क्वायर और इसे 1 को मैं लिख लेता हूँ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर,
तो ये cos स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर, ठीक है। L वाले को एक साथ लिख लो। आप बोलोगे सर ऐसे क्यों किया, मतलब इसको एक साथ लिख लो, इसको एक साथ लिख लो, मुझे tan थीटा चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए, वही यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस, तो यहां से आप देखोगे L माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस m इंटू साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर की जो वैल्यू है वो L माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस m, तो इसका स्क्वायर रूट करके हमारा क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है, हमारी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। तो भाई मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जीटीएससी के पेपर में इतना शानदार हमारा पेपर होगा, सच आ शानदार पेपर, ये बहुत ही शानदार पेपर है ना, इतनी एक्सपेक्टेशन मैंने नहीं की थी, मैं तो भाई सिंपली से लेके चल रहा था कि ये तो सिंपली हो जाएगा। चलो कोई नहीं, करते हैं, अच्छी बात है हमारे लिए, जितना शानदार क्वेश्चन। अब अगर हम ट्राइंगल पीएसटी की बात करें, पीएसटी इसकी बात करें, इस ट्राइंगल की बात करें, तो इसमें हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस लगाते जाते हैं, पीएस स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है, नोट करते रहना। फिर पीएसआर की बात करो, ठीक है, पीएसआर की ट्राइंगल की बात करो, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पीआर का स्क्वायर इज पीएस स्क्वायर प्लस एसआर का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब आप यहाँ पे है ना, पक्का समझ में आ रहा है, एस आर एक्चुअली क्या है, एस आर आपका है एस टी प्लस टी आर, आप ये पुट कर सकते हो यहाँ पे इसकी जगह, चलो करो कैलकुलेशन बच्चों, मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूँ। पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी एस स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एस टी इंटू टी आर, यही हो जाएगा, बस यही बचेगा, ठीक है, इतना रहने दिया। तो यहाँ से आप देखो यार, हमें ये भी पता है कि जो हमारा टी आर है भाई पीटी मीडियन है, तो मतलब पीटी मीडियन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यूटी बराबर टी आर बराबर क्यू आर बाय 2, बिकॉज पीटी मीडियन है, मीडियन मतलब मिड पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा है भाई, ये वाली लेंथ और ये पूरी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो जहां पर भी हमारा टी आर आ रहा है उसकी जगह हम क्यू आर बाई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह आप लिख लो क्यू आर बाय 2, इसकी जगह आप लिख लो क्यू आर बाय 2। अच्छा, जो चाहिए वो इन दोनों इक्वेशन से मिल नहीं जाएगा आपको, ठीक है, जो भी चाहिए वो इन दोनों इक्वेशन से आपको बड़ी आसानी से मिल रहा है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फ्रंट में, आपके सामने, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पे दूसरा पेन ले लेते हैं यार हम अपना, येलो पेन ही ले लेते हैं, चलो, x प्लस वाई हमारा 4 है, ठीक है, y प्लस जेड 3 है, z प्लस x 2। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें, यार मैं बार बार क्यों लिखूं, ऐड 3 इक्वेशन, तीनों को ऐड कर दूं तो मेरा आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, आ जाएगा 4 3 7 और 2 9, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई मेरी 9/2। इतना समझ में आ गया मुझे, इतना समझ में आ गया, मैं सबकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, y प्लस जेड की वैल्यू आप 3 लिख दो तो x की वैल्यू आ गई, ठीक है, इसी में आप x प्लस जेड की वैल्यू डाल दो तो y की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट करो कैलकुलेशन, ठीक है, ए आंसर आ जाएगा इसका, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस हिंट दूंगा। 33 है ना, टाइम बहुत हो रहा है और मुझको भागना है यहाँ से नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आओ, यहाँ पे हम देख रहे हैं यार a बाई एक्स माइनस ए, अब कुछ तो जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, मैं कहता हूँ वहां से एक c बाई एक्स माइनस सी इधर ले आओ और इस b बाई इसको इधर ले जाओ, ठीक है, b बाई एक्स माइनस बी, तो c बाई एक्स माइनस सी माइनस b बाई एक्स माइनस सी। अब बोलोगे सर ये कैसे किया, यार इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, c बाई एक्स माइनस सी प्लस c बाई एक्स माइनस सी, एक चीज को आप उधर ले गए और एक चीज को आपने यहीं पे रहने दिया, b बाई एक्स माइनस बी को उधर ले गए। अब इनको आपस में सॉल्व कर लो, इनको थोड़ा सॉल्व करो तो ये नीचे x माइनस ए एक्स माइनस सी, ठीक है, ऊपर को थोड़ा सॉल्व कर लेना यार, है ना, इससे मतलब इसी से सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूँ फाइनली आपकी x की वैल्यू आसानी से सॉल्व होकर आ जाएगी, ठीक है, करके देख लेना, यही तरीका है ऐसे सॉल्व करने का, फाइनली आपकी x की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी, आई थिंक c इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यही तरीका है, कुछ नहीं, आप इसी को सॉल्व करते रहना, आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ आराम से आ जाएगा, ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ तो आराम से आ जाना चाहिए, है ना, भाई ने बोल दिया आराम से आ जाना चाहिए, देखो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे यार, ऊपर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी और c इंटू एक्स माइनस ए, मतलब ये आ जाएगा x इंटू ए माइनस सी,
ठीक है, x इंटू ए माइनस सी, ऐसी दूसरी वाली साइड से आ जाएगा हमारा। मतलब सिंपल सॉल्व हो जाना चाहिए आपका, मुश्किल नहीं पड़ना चाहिए आपको, बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ पर x माइनस सी तो रहेगा ही नहीं, वो तो x माइनस सी तो दोनों साइड कैंसिल ही हो रहा है। तो आप सिंपली मैं आपको बताऊं, ये x इंटू ए माइनस सी, थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ बिकॉज बच्चे घबराएंगे यहाँ पे, ये बचने वाला है। यहाँ से x की वैल्यू बहुत ही सिंपली सॉल्व होने वाली है, बहुत ही सिंपली सॉल्व, x माइनस बी बहुत ही सिंपली सॉल्व होने वाली है, ठीक है, बहुत ही सिंपली सॉल्व होने वाली है, तो इसे कर लेना है हर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें y sin थीटा और 3x cos थीटा हमें इक्वल दी है, तो x cosec थीटा प्लस y sec थीटा हमें 8 दिया हुआ है। चलो बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व करना है भाई हमें, तो कितना मुश्किल हो सकता है ये क्वेश्चन, चश्मा लगा के सॉल्व करेंगे भैया, थोड़ा पढ़ाकू बच्चों वाली फीलिंग लेंगे यहाँ पे, ठीक है, चश्मा भी टेढ़ा हुआ है भाई। तो जब y हमें y sin थीटा 3x cos थीटा के इक्वल दिया हुआ है, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y डिवाइडेड बाय cos थीटा और 3x डिवाइडेड बाय sin थीटा। तो यहाँ से y cosec थीटा की वैल्यू आ जाएगी जो कि, और 3x y sec थीटा जो कि 3x cosec थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे y sec थीटा डाल दो, 3x cosec थीटा यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे y sec थीटा की जगह, तो ये हो जाएगा सिंपल 4x cosec थीटा इज इक्वल टू 8। तो एस x cosec थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई। सिमिलरली y है ना, x cosec थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 2, मतलब x आ गया, आप देखो तो 2 sin थीटा आ गया। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू थोड़ा सा सॉल्व करोगे आप, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 cos थीटा। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, नहीं दोनों को स्क्वायर करके ऐड मत करो, x को मैं कहता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करके x को स्क्वायर करके y के साथ ऐड कर दो, y स्क्वायर, बिकॉज 6 sin स्क्वायर प्लस 6 cos स्क्वायर, ठीक बात है। तो ये 9x स्क्वायर यही आ जाएगा, 6 स्क्वायर 36 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज दिस। मतलब यार यहाँ पे जो सिचुएशन है वो हमें कुछ ऐसे दी है, a प्लस रूट ए की वैल्यू दी है, इसको सॉल्व करके यार क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेंगे ना यार, कितनी मुश्किल पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर डायरेक्टली स्क्वायर करते हैं, नहीं, रूट ए को ऐसे लिख दो 6/25 माइनस, नाउ स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, a की वैल्यू आ जाएगी, बताने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 36 पे हम आते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसके वर्टिसेस हमें पता है। अच्छा, पैरेललोग्राम का एरिया मतलब कैसे निकालते हैं हम? पैरेललोग्राम का एरिया या तो आप ऐसे निकाल लो, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया को ऐड कर लो, या तो ऐसे कर लो, ठीक है। आप इसका डायग्राम बनाओगे ना, आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप इस पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाओ, आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा ए, और इसके बाद आ गया हमारा बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे आ गया सी, यहाँ पे आ गया डी। जरा इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,4, ठीक है, और सी पॉइंट की, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 + √3, 5। सी पॉइंट इसी लाइन पे है, सेम लाइन पे है, 2,6, मतलब 4 ऊपर है। कितना ऊपर है? नहीं सॉरी 2 ऊपर है, 2 ऊपर है ना। तो आप यहाँ से डी पॉइंट की कोऑर्डिनेट गेस कर सकते हो क्या? डी पॉइंट की कोऑर्डिनेट मेरे ख्याल से आप यहाँ से गेस कर सकते हो, अगर आप गेस करना चाहते हो तो, ठीक है। डी पॉइंट की कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा ना यार हमारा, अगर हम डी, वैसे तो जरूरत ही नहीं है, इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा, डायगोनल इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो। कैसे निकालते हैं यार? वही हाफ ट्रायंगल का एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा, डी पॉइंट की जरूरत ही नहीं है। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो? हाफ फर्स्ट लिख दिया 2,4, 2 + √3, 5, सॉरी 2,6, फिर 2,4 को रिपीट कर दिया, अपर माइनस लोअर, अब ऊपर से नीचे आया, ये माइनस किया, ये सम किया, ये माइनस किया, ऐसे करते हो ना, इससे निकाल दिया, ठीक है। 37 पे आते हैं। क्वेश्चन की भाई लंबाई मुझे लंबी लगने लगी है, अब मैं बस हिंट दूंगा क्वेश्चन का। यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है हमें रिजर्वर का, ठीक है। तो पहले तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा रिजर्वॉयर का, अगर हमसे कोई वॉल्यूम की बात करे इसी क्वेश्चन में। तो डायमेंशन, रेक्टेंगुलर डायमेंशन तो ये है, और डीप इतना बोला है 6.5, तो यही हो जाएगा यार, ये वॉल्यूम हो जाएगा रिजर्वॉयर का। सही बात है, इतना समझ में आ रहा है। अब मान लिया कि वो टी आवर्स में एम्प्टी होता है, मान लिया रिजर्वॉयर एम्प्टी इन टी आवर्स, मान लिया वो टी टाइम पे एम्प्टी होता है। टी टाइम पे अगर वो एम्प्टी होता है
तो हम बोल सकते हैं यार 20/100, पहले तो उसे मीटर में कन्वर्ट करो, 20 सेंटीमीटर को। क्रॉस सेक्शन एरिया हमें यहाँ पे दिया हुआ है 20/100, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया ये हो गया, स्क्वायर का एरिया मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, 80 इंटू 60 इंटू 6.5, नहीं यहाँ से नहीं, सॉरी 15 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करो, 15 इंटू 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई टी मस्ट बी इक्वल टू दिस वॉल्यूम, ठीक है, 80 इंटू 60 इंटू 6.5, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एक्स आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, डिस्क्रिमिनेंट को ही देखो ना यार, डी ग्रेटर बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यहाँ से के स्क्वायर के माइनस वी कैन से, हम इसे अगर बोलें 4 इंटू 5, इसे मैं बोल सकता हूँ 2 इंटू रूट 5 का स्क्वायर, सही बात है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 2 माइनस रूट के माइनस रूट 5 इंटू के प्लस 2 रूट 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यार इस तरह के क्वेश्चन को ना आप आगे जाके एक चीज पढ़ोगे जिसे हम बोलते हैं वेवी करो मेथड, प्लस माइनस प्लस, हमें पॉजिटिव देखना है, तो या तो 2 माइनस रूट 5 से छोटा हो या इससे 2 प्लस रूट 5 से बड़ा हो, ठीक है। आइदर k मस्ट बी ग्रेटर देन 2 रूट 5 और मस्ट बी लेस देन माइनस 2 रूट 5, ठीक है। तो यहाँ पर यार ऑप्शन की ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम इस वाले को, आइदर k मस्ट बी लेस देन माइनस 2, ये ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है, ये आंसर है। अब आप इसे वैसे भी समझ सकते हो, मान लिया किसी ने मेथड नहीं पढ़ा, वैसे भी समझ सकते हो आप, सिंपल एक एग्जांपल लेके समझो। मान लिया कभी ऐसे लिखा है k माइनस 2, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मान लिया कभी ऐसे लिखा है k माइनस 2 इंटू k माइनस 1 ग्रेटर देन, तो सोचो k आपका या तो क्या होना चाहिए, जो बड़ी क्वांटिटी उससे बड़ा हो, 3 हो 4 हो, या तो बड़ी क्वांटिटी से बड़ा हो तब ये पॉजिटिव होगा, या छोटी क्वांटिटी से छोटा हो तब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा, इसीलिए ये रूल आया, ठीक है। चलो 39 क्वेश्चन पे हम आते हैं, अपना पेन बदल लेते हैं और जल्दी फास्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। तो ये क्वेश्चन तो यार खतरनाक हो रहे हैं यार, यहाँ पे मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन हो रहे हैं। तो मान लिया कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज x, मान लिया x किलोमीटर पर आवर है जो भी, और स्पीड ऑफ करंट, मान लिया स्पीड ऑफ करंट, इसको भी कुछ मान लेते हैं, स्पीड ऑफ करंट को हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये मान लेते हैं। फिर रेट ऑफ डाउन स्ट्रीम, रेट डाउन स्ट्रीम, इसकी वैल्यू अगर हमसे पूछी जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई होगा ना यार, x प्लस वाई होगा डाउन स्ट्रीम में अगर हम रेट देखें, और रेट अप स्ट्रीम में अगर रेट देखें तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है, 8 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन अगर बच्चों ने सॉल्व कर रखे हैं, इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय x माइनस, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में जो उसकी वो रो कर सकता है वो सेम है अप स्ट्रीम, मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है। यहां से आप सॉल्व करोगे तो x शायद आपका 3y आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 3y, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। अगेन एक दूसरी चीज भी हमें दी हुई है 62 और 10 वाली, चलो ये हमें एक बात आ गई, वो दूसरी बात को मैं अलग से लिख रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके पहले वाले को देख लेगा। 62 बाई एक्स प्लस वाई मस्ट बी इक्वल, अच्छा 62 बाई एक्स माइनस वाई के प्लस 62 बाई एक्स माइनस वाई, वो 10 घंटे में वापस आता है, 10 घंटे 20 मिनट है, 10 घंटे प्लस 20 मिनट 1/3 आवर्स, 10 ये हो जाएगा हमारा 30 31/3। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपकी x और y की एक वैल्यू वो वहां से x की जगह 3y पुट कर देना, y की वैल्यू आ जाएगी आई थिंक 4.5 आ जाएगी, ठीक है, पक्का। चलो लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, आज की आखिरी क्वेश्चन पे। अल्फा बीटा अगर रूट है हमारी इक्वेशन का px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, देन द इक्वेशन विथ रूट्स दिस इज, ठीक है। तो हमें यार अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू साफ पता लग रही है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें साफ पता लग रही है आर बाई पी, ठीक है। अच्छा बताओ यार इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा बीटा आर बाई पी माइनस क्यू बाई पी, थोड़ा सॉल्व कर लेना इसे, ठीक है, क्या हो जाएगा आर माइनस क्यू बाई पी।
अब इसको देखो, इसकी वैल्यू क्या है, ये r बाई पी माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब प्लस हो जाएगा q बाई पी। इसकी वैल्यू थोड़ा आपने सॉल्व करी तो ये वैल्यू आ गई r प्लस क्यू बाई पी। कोई भी इक्वेशन जिसके रूट कुछ भी है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं ना, x माइनस कोई क्वांटिटी, मान लिया अल्फा बीटा छोड़ो कोई और ए बी रूट है, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लिख लेते हैं ना, अगर ए बी रूट पता होते हैं। तो हमें यहाँ पे रूट क्या पता है, हमें एक रूट पता है r प्लस क्यू बाई पी, और हमें एक रूट क्या पता है, हमें एक रूट पता है r माइनस क्यू बाई पी। अब इनको मल्टीप्लाई करके यार आपका ये क्वेश्चन आसान है इतनी देर बाद, इनको मल्टीप्लाई करके आपका ए ऑप्शन आने वाला है इतनी देर बाद, मतलब हमारा एक क्वेश्चन हमें आसान दिखा है देखने में, सही बात है, एक क्वेश्चन हमें आसान लगा है। तो इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच, आगे दूसरे पेपर्स डिस्कस होंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। Hey guys, welcome back to GoPrep's live online coaching. This is me, Avi Arora, your maths teacher at GoPrep. और अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका स्लॉट 2 का जो GTSC 6 का एप्टीट्यूड सेक्शन था, उसका क्या लेवल था, उसके क्या सॉल्यूशंस थे, एंड आई विल डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। आई विल शेयर द आंसर्स विद यू पीपल। सो सारे बच्चे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोगों का पेपर कैसा रहा बच्चों। एंड अगर आपने अभी तक नहीं रजिस्टर किया है, अगर आपने अभी तक जीटीएससी के लिए अपेयर नहीं हुए, तो स्टिल यू कैन डू दैट इन द नेक्स्ट स्लॉट। सो विद दैट लेट्स हैव अ लुक एट द एप्टीट्यूड सेक्शन, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूँ। जैसे मद्रास इज कोडेड एज JXAOP, तो M की जगह J आ गया है, तो आप पैटर्न देख सकते हो। J और M में क्या है, J K और L बीच में आता है, मतलब कि 2 लेटर्स पहले जाने हैं। आप A के लिए भी देख सकते हो 2 लेटर्स पहले, X है, आप D के लिए देख सकते हो 2 लेटर्स का पहले वाला। तो B के लिए अगर बात करो तो सबसे पहला लेटर Y आ जाएगा, यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म होगा क्योंकि एक ही ऑप्शन है सर, A इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट कौन सा, यू हैव टू चूज द ऑड वन आउट, है ना। तो लाइट और हैवी दे आर ऑपोजिट्स, ठीक है। काइंड और क्रूएल भी ऑपोजिट्स है, सॉफ्ट हार्ड भी है, लेकिन वेकेंट एम्प्टी दोनों का सेम मीनिंग होता है। दीज आर द सिनोनिम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट वन कि साइंस क्या चेंज करे। देखो यार, आपको थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए, 76 बनाना है। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि 20 प्लस 3 कर रहे हो, 33 इंटू 6, हम बहुत आगे निकल जा रहे हैं। तो और 20 प्लस 3 का थोड़ा सेंस भी नहीं बन रहा है, दैट मीन्स ये प्लस तो यहाँ से हटेगा, तो यहाँ पर हम एक मल्टीप्लाई रखेंगे तो हमारा बड़ा आसान हो जाएगा, 20 इंटू 3, और इंटू की जगह आप प्लस रख दो, यहाँ पर 6 इंटू 8 आ जाएगा। दिस विल बी 68 और माइनस 32 है ही, तो 60 plus 6 into 8 will be 48 minus 32, that will be 16 left. 60 plus 16 76 on both the sides, ठीक है, आंसर बैठ गया बिल्कुल, डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट 6 एलिफेंट्स है, U is heavier than R but lighter than T, ठीक है। तो ये T, U और R का ऑर्डर मिल गया हमें। फिर वो बोल रहा है एलिफेंट्स P and S are of same weight, ठीक है भाई, P और S के बारे में ये पता लग गया। Q is lighter than P, Q is lighter than P and R is heavier than S, R जो है वो S से बड़ा है। तो अगर हम ऐसे देखें तो Q P और S दोनों से छोटा है, तो Q is less than P और फिर P और S इक्वल आ गए। फिर R जो है वो बड़ा है S से, उसका वेट भी S से ज्यादा है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो T है वो U से ज्यादा है, लेकिन R जो है, यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ था, U जो है वो R से तो ज्यादा है, R से तो ज्यादा है, लेकिन उसका T से कम है, तो ये था इनका ऑर्डर, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा T का है और R तो इन सबसे ज्यादा दे रखा है, तो आपका फाइनल ऑर्डर क्या हो जाएगा, R है, इसके बाद U आएगा और फाइनल सबसे ऊपर T आएगा। अब वो क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हेवीएस्ट, तो क्लियरली विजिबल T सबसे ज्यादा इसका वेट है ना, तो B आ जाएगा। नेक्स्ट ये पूछ रहा है क्या सीरीज है ना भाई, तो आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट ABC C, फिर उसके बाद ABC, फिर से ABC, और फिर आप देखोगे नेक्स्ट CBA आ रहा है, ठीक है, हमें उसने खुद ही दे दिया, फिर अगला भी CBA ही होगा। तो आप चेक कर सकते हो, आपको पहला ब्लैंक आपका C आ जाएगा, अगला आपका A आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर A के बाद यहाँ पर C है और फिर ये A है, काका CA आपका आंसर आ गया, कितना सारे। नेक्स्ट ग्रैंडर जो भी है ये, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, ग्रैंडर इज
नार्ग रुएट, मतलब इन शॉर्ट कुछ नहीं कर रहा है यार, वो पहले चार और आखिरी के चार को उल्टा लिख रहे हैं। तो ग्रैन को लिख दिया NARG और DEUR को लिख दिया रुएट। तो सर्व को लिख देंगे PRES, यहाँ लिखता हूँ PRES, और इसका उल्टा करेंगे तो ERVE बन गया, प्रिजर्व बन रहा है हमारे पास। ये कौन सा ऑप्शन आ गया? डी ऑप्शन है हमारे पास, प्रिजर्व। नेक्स्ट वन, आई एम फेसिंग साउथ, आई टर्न राइट, दैट मीन्स आई एम गोइंग ईस्ट। कितना गया है ईस्ट? 20 मीटर्स गया है। और उसके बाद देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर्स, 10 मीटर्स गए यहाँ पर। फिर उसके बाद कहाँ गए? लेफ्ट गए 10 मीटर्स, ठीक है, यहाँ पर 10 चले गए। उसके बाद कहाँ गए? walk 10 meters and then turn right 20 meters, ठीक है भाई, 20 और चले जाओ। फिर उसके बाद 60 राइट चले गए, नेट 60 राइट चले गए, ठीक है। तो मतलब कि 30 लेफ्ट में थे, देखो यहाँ पर 20 ये है, 10 और है, तो ये भी 30 बच जाएगा, 30। और उसके बाद अगर आप पहले पॉइंट से कंपैरिजन करोगे तो ये 30 नॉर्थ में है और 30 हमारे ईस्ट में है, तो एग्जैक्टली ये नॉर्थ ईस्ट में बैठा है। इसका आंसर आ जाएगा बी, नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट, विच टर्म कम्स नेक्स्ट टू दिस सीरीज? तो y के बाद w आ रहा है, फिर u आ रहा है, तो आप यहाँ पर पैटर्न पहचानते हैं, y के बाद w फिर u। तो y, अब आप देखोगे w मतलब WXY मतलब एक क्रॉस करना है, फिर w के बाद अगर u आ रहा है तो PQRST v फिर एक मिस कर रहा है, तो नेक्स्ट ऑब्वियसली Q आ जाएगा। फिर अगर E के बाद F है और फिर H आ रहा है और फिर K आ रहा है, मतलब पहले E के बाद FE आता है, मतलब एक भी मिस नहीं किया, फिर दो लेटर स्किप, एक लेटर स्किप किया, फिर दो, फिर तीन करेंगे। तो अगर मैं K के बाद 2-3 लेटर स्किप करके लिखूं तो O आ जाएगा मेरे पास। इस तरह से आखिरी हो गया L, करेक्ट आंसर आ जाएगा CQOL, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म, तो यहाँ पर पैटर्न पहचानना है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में यहाँ पे 16 माइनस 7, आप देखो 16 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, सॉरी 16 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर जो है वो बीच वाला नंबर 90 है। इस तरह से 42 माइनस 28 का जो स्क्वायर है और 28 माइनस 19 का जो स्क्वायर है वो बीच वाला नंबर 277 है। इस तरह से हम ये भी निकाल लेंगे। 57 माइनस 50 का स्क्वायर, साथ ही में आपको 60 माइनस 45 का भी स्क्वायर करना है। दिस विल बी 7 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 225 प्लस 49, दिस विल बी व्हाट, 2 कितना आ जाएगा ये, 274 आ जाएगा। करेक्ट आंसर इट्स ए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आता हूं बच्चों। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये BAA रिपीट हो रहा है, ये हमारे पास पैटर्न है BAA, इस तरह से ये चीज चलती आ रही है। तो पहला नंबर B आ गया, फिर उसके बाद A आ गया, फिर B आ गया, फिर A आ गया और फिर फाइनली B आ गया। तो BA, तो A आंसर हमारा आ जाएगा। So that's all was there in your GTSE aptitude section. Thanks a lot for attending this session, guys. I hope सभी बच्चों का GTSE अच्छा गया हो। अगर आप नहीं रजिस्टर कर पाए तो आप slot 3 का जरूर करिए वेट, ठीक है। That's my time with you all. That's me, Abhi Arora, signing off. Bye bye everyone.